मेरा मत यह है कि कराली बाबू की हत्या से पूर्व हत्यारे ने उन्हें क्लोरोफार्म से बेहोश किया है। यह कैसे जाना? हत्यारे ने गले में 3 बार छेद किया। यदि क्लोरोफार्म न दिया होता कराली बाबू पिछले प्रयास में नींद से जाग होते। तुम्हें याद है नाक पर वे चिन्ह? ये क्लोरोफार्म देने चिन्ह हैं। और सुई को 3 बार छेदने का रहस्य क्या है? इसका अर्थ है कि हत्यारा पहले दोनों छेदों में सही स्थल को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हत्यारा सुई को यूं ही गढ़ा क्यों छोड़ गया। काम हो जोन पर यदि उसे हटा दिया जाए तो सबूत भी हट जाता है, तो क्यों उसे वहां छोड़ा जाए? हो सकता है जल्दी में उसे निकालना ही भूल गया हो। लेकिन एक बात और, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हत्या आधी रात को हुई? यह तो केवल अनुमान है। लेकिन अगर सत्यवती ने कभी सच बोला, तुम देखोगे कि मैं सही हूं। डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी बात का सत्यापन करेगी। ब्योमकेश बैठकर छत की ओर ताकता रहा, फिर बोला, सुकुमार की मेज पर जो पुस्तक रखी थी उसका शीर्षक था ग्रेज एनाटॉमी। पूरी पुस्तक में केवल एक ही पृष्ठ पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से मार्क किया गया था। अच्छा, वे लाइनें क्या थीं? वे लाइनें थीं, यदि मेडुला और पहली वर्टेब्रा के संधि स्थान पर सुई घोंपी जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैं जोश में लगभग उछल पड़ा। तब क्या? पर विचित्र बात यह कि मैंने सुकुमार की मेज पर कहीं भी लाल पेंसिल को नहीं पाया। एकाएक ब्योमकेश फर्श पर चहलकदमी करने लगा। उसकी आंखों पर चढ़ी त्योरियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। मेरे दिमाग में प्रश्नों की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन ब्योमकेश को छेड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था इस समय कुछ पूछना मतलब उसकी डांट सुनना होगा। रात को सोते उसने ही एक प्रश्न पूछा, तुम एक लेखक हो, तुम यह बता सकते हो कि अंग्रेजी शब्द थिम्बल का उद्गम क्या है? आश्चर्यचकित मैंने कहा, थिम्बल तुम्हारा मतलब वह होल्डर जो दर्जी लोग सिलाई के समय अपनी उंगली में पहन लेते हैं? बिल्कुल सही, वही। मेरे लाख सोचने पर जब मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं आया तो मैंने अपने ही अनुमान के अनुसार बताया कि इसका संबंध संभवतः थंब यानी अंगूठे से है और यह अंगूठे की सुरक्षा के लिए लगाया जाता होगा। तुम क्या समझते हो? संभव है कि वह थंब और हम्बल शब्दों का मिश्रण हो। 2 तरह की बात करो, मुझे एक सीधा उत्तर चाहिए। तब मुझे स्वीकार कर लेना पड़ा कि मेरे पास कोई सीधा उत्तर नहीं है, लेकिन मैंने भी उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? ब्योमकेश फिर कुछ नहीं बोला। मैं भी भाषा को की जटिलता पर सोचते सोचते कब सो गया मुझे याद नहीं। दूसरे दिन उठते ही देखा ब्योमकेश सुबह ही निकल गया है। मुझे उसका अकेले चला जाना अखरा भी। फिर मैंने सोचा शायद न ले जाने का उसके पास जायज कारण रहा हो। संभव है उसकी जांच पड़ताल में कोई बाधा आती हो। वह 11 बजे के लगभग लौटा। उसने कमीज उतार दी और पंखे के नीचे बैठकर सिगरेट सुलगा ली। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिगरेट का भरपूर कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोला, मैंने सभी वसीयतें पढ़ ली हैं। उन सभी पर नौकर और खानसामा की गवाही मौजूद है। दोनों के हस्ताक्षर हैं और मैंने उन्हें सब कमरों की तलाशी लेने के लिए दिया है, किंतु विधु बाबू ने जो मैं कहूं उसके ठीक विपरीत काम करने की कसम खा ली है। अंत में उनसे काम करवाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि वे यदि तलाशी नहीं लेते हैं तो मुझे कमिश्नर साहब से शिकायत करनी पड़ेगी। और क्या है? और क्या होगा? वे अब भी मोतीलाल के पीछे पड़े हैं। कुछ क्षण रुकने के पश्चात बोला, लड़की बहुत मजबूत है। जिस तरह से उसने होठों को सिल लिया है, बोलने का नाम ही नहीं लेती, और वही इन तमाम रहस्यों की कुंजी है। जो भी है देखा जाएगा।
यदि बाबू सभी कमरों की अच्छे से तलाशी करवाते हैं तो कहीं से कुछ भी निकल सकता है। तुम किस चीज के निकल आने की उम्मीद कर रहे हो? कौन जाने, कुछ छोटी मोटी चीज, शायद केमिस्ट की पर्ची या पेंसिल या, किंतु अनुमान लगाने से कोई मतलब नहीं निकाला। चलो तैयार हो जाओ, काम शुरू करने का समय हो गया। ब्योमकेश दोपहर भर आराम कुर्सी पर आंख बंद करके रहा। लगता था जैसे वह कुछ होने का इंतजार कर रहा था। 3 बजते बजते पुतीराम चाय लेकर आ गया। ब्योमकेश ने शांति से चाय पी और फिर उसी पाजे में लेट गया। लगभग 3:30 बजे दूसरे में फोन की घंटी बजने लगी। ब्योमकेश ने जाकर फोन उठाया। जी कौन साहब? ओह इंस्पेक्टर, कुछ मिला? सुकुमार बाबू के कमरे की तलाशी हो गई। वाह वाह, तो विधु बाबू ने में कमरे में क्या मिला? क्या सुकुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया? और भी कुछ मिला? क्लोरोफॉर्म की बोतल, शेल्फ की पुस्तकों के पीछे और भी वसीयत में फणी बाबू। सही है, सही है। परगुटेशंस क्रम संचय के सिद्धांत अनुसार अब उनकी बारी है। क्या उनकी बहन को भी गिरफ्तार किया गया है? नहीं। चलो ठीक है। क्या कमरे में और कुछ, जैसे लाल पेंसिल? नहीं। आश्चर्य है, कोई अन्य सिलाई की वस्तु? तो क्या विधु बाबू हैं वहां? मोतीलाल को छोड़ने गए हैं। चलो, अंततः अकल तो आई। सुकुमार के कमरे के अलावा और किसी कमरे की तलाशी नहीं। ऐसा क्यों? विधु बाबू ने जरूरी नहीं समझा? तो क्या समझते हैं विधु बाबू? क्या जरूरी समझते हैं? क्या मेरी जरूरत है? मैं नई वसीयत देखना चाह रहा था। ओह, वे अपने साथ ले गए हैं तो ठीक है। कल सुबह ठीक रहेगा, जब तक लाल पेंसिल और सिलाई का नहीं मिल जाता। क्षण करें, आप क्या कह रहे थे? सुकुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिला है। एक बार दोहरा सकते हैं? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आई है? क्या है रिपोर्ट में? मृत्यु का समय क्या पाया गया? खाने के करीब 3 घंटे बाद, लगभग आधी रात। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं। ब्योमकेश रिसीवर रखकर वापस आकर बैठ गया। उसकी आंखों की तैयारियां संकेत दे रही थीं कि वह अब भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ है। मैंने प्रश्न किया तो वास्तव में वह सुकुमार में वह निकला। तुम शुरू से उस पर शक कर रहे थे, हैं ना? कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात ब्योमकेश बोला, जितने भी सबूत मिले हैं वे सब के सब सुकुमार को हत्यारा करार देते हैं। देखा, कराली बाबू की मृत्यु की प्रकृति तक साफ साफ कह रही है कि यह किसी मेडिकल के व्यक्ति का ही काम है। जो लोग मानव शरीर की एनाटॉमी नहीं जानते वे यह काम कर ही नहीं सकते। सुई भी जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ वह भी उसकी बहन की सिलाई के बक्से से ही निकाला गई थी, यहाँ तक कि वह धागा भी वही था। सुकुमार रात में आधी रात को आया और कराली बाबू की मृत्यु का समय भी वही है। सुकुमार के कमरे की तलाशी में क्लोरोफॉर्म की बोतल और वह टाइप की हुई नई वसीयत मिला है। यही नई वसीयत है जिसमें कराली बाबू ने सुकुमार को संपत्ति से बेदखल कर फणी बाबू को संपूर्ण संपत्ति का हकदार घोषित किया था। सुकुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसको लेकर उस शाम उसकी कराली बाबू से नोक-झोंक हुई थी, इसलिए उसे शक हुआ होगा कि शायद कराली बाबू अपनी वसीयत को फिर न बदल दें। हत्या का उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो अब तय गया, वह सुकुमार ही है। इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ क्षण बाद ब्योमकेश ने एक नया प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ तो, तुम क्या समझते हो सुकुमार को? क्या वह मूर्ख है? मैंने कहा, ठीक इसके विपरीत, वह काफी बुद्धिमान दिखाई देता है। ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, यही तो मैं भी गच्चा खा गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति इतनी बेवकूफी क्यों करेगा? एकाएक ब्योमकेश चौंक कर उठ बैठा।
मुझे भी दरवाजे के बाहर पदचाप सुनाई दी। ब्योमकेश ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है? कृपया अंदर आइए। पहले कोई उत्तर नहीं मिला, फिर धीरे से दरवाजा खुला और मैं जड़वत बैठा रह गया। मेरे सामने सत्यवती खड़ी थी। सत्यवती ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर वह खड़ी रही, फिर एकाएक आंसुओं से रोने लगी और रंधी आवाज में बोला, ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी कीजिए, कृपा करके मेरे भाई को बचा लीजिए।